हेलो साथियों, आपका अपने परिवार बंधन पाठशाला में स्वागत है। तो इस चरण में आज हम ये बताएंगे कि चैप्टर 4 फिजिक्स का चैप्टर 4 गति का नियम और ये क्लास 11 का है। क्लास 11 जैक बोर्ड से है। अगर जैक बोर्ड से है तो आप लोग ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग ये बताएंगे वर्मा गैस पेपर से ये सारा क्वेश्चन दिया जा रहा है। ये जितना भी अगर अब तक नहीं खरीदे तो ये बुक खरीद लीजिए, आप लोग नज़दीकी बुक स्टोर में उपलब्ध है। तो देखिए, फिजिक्स का अध्याय 4 क्लास 11 और गति के नियम यानी लॉस ऑफ मोशन। ये वीडियो आज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। बहुत ही ये ऑब्जेक्टिव 30 ऑब्जेक्टिव आप लोग को दिया है। इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोग कर लीजिए। आप लोगों को पूरा उम्मीद है कि ये सारा क्वेश्चन जो है यहीं से फंसेगा आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्लास 11 में। चलिए वीडियो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करते ताकि कोई भी वीडियो आपको अपलोड हो सबसे पहले आप लोग का पहुँच सके। और आप लोग इसका एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर में मौजूद है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बंधन पाठशाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से किस जड़त्व के लिए नियम के अनुरूप माना जाता है, यानी कि इसमें से कौन सा नियम जड़त्व के नियम के अनुरूप माना जाता है, जड़त्व के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है न्यूटन के गति का पहला नियम, यानी कि न्यूटन का गति का पहला नियम जो है ये जड़त्व के नियम बोला जाता है। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व के नियम के अनुरूप काम करता है, जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम परिभाषित करता है। न्यूटन का प्रथम नियम जो परिभाषित किसके नियम से परिभाषित है, ये पहला क्वेश्चन है ऊर्जा, दूसरा है जड़त्व आघूर्ण, तीसरा है जड़त्व और चौथा है कार्य। यानी कि आप लोग अभी बताएं कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व के नियम के अनुरूप में जाना जाता है, यानी कि जड़त्व का नियम के ये परिभाषित करता है। जड़त्व न्यूटन का जो प्रथम नियम है किसके जड़त्व के नियम के रूप में परिभाषित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से किस राशि का मापा जाता है। पहला है संवेग, दूसरा है आवेग, तीसरा है बल और चौथा है त्वरण। यानी कि न्यूटन का द्वितीय नियम जो है वो बल को मापता है, यानी कि F बराबर P/dt, यानी कि जो दूसरा नियम है वो बल को मापते हैं, जो संवेग के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी बल को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 नंबर क्वेश्चन में न्यूटन की गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है। आप लोग अभी बताएं कि न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो बल का नियम का परिभाषित करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 5 बोला प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है। यह गति का तृतीय नियम है, यानी कि कोई भी वस्तु अगर किसी पर बल लगाता है उसके विपरीत साइड में उतना ही बल लगता है, यानी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। वो न्यूटन के तीसरा नियम के अनुरूप है, जो तीसरा नियम में परिभाषित है ये वाला। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला है कि क्वेश्चन नंबर 6 क्रिया और प्रतिक्रिया बोला है दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है, दूसरा समान परिमाण है, तीसरा है विपरीत दिशाएं में है और चौथा इनमें सभी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि एक बल अगर यहाँ पर रखा है, ये जो लगा रहा है इसके नीचे mg बल लगा रहा है, तो इसके विपरीत साइड में ये जो है इस पर बल लगाएगा r, जो कि इसके समान होगा, यानी कि दिशा विपरीत होगा, परिमाण भी समान होगा और दो अलग अलग वस्तु पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में है बोला है कि न्यूटन का कौन सा नियम गति के वास्तविक नियम है। न्यूटन का गति का जो नियम है वो दूसरा नियम वास्तविक नियम है, यानी ऑप्शन नंबर बी। बोला 8 नंबर में बोला है क्वेश्चन के गति का द्वितीय नियम है। क्वेश्चन का गति का द्वितीय नियम जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए है, F बराबर
डी पी बाय डी टी, यानी संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। कोई भी वस्तु पे अगर बल लगा है तो यह जो होता है उस संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न्यूटन का गति का दूसरा नियम जो है वो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो कहलाता है वो संवेग कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 9 का संवेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि संवेग में परिवर्तन द्वारा किया जाता है। संवेग में जो परिवर्तन जो किया जाता है वो बल गुणा द्रव्यमान नहीं, बल गुना समय, ये वाला, यानी कि बल गुना समय आवेग में परिवर्तन के दर संवेग में परिवर्तन के द्वारा किया जाता है, यानी कि डी पी यानी आई बराबर पी फाइनल पी इनिशियल, यानी कि आवेग का जो फॉर्मूला होता है वो एफ इंटू टी बराबर पी इनिशियल माइनस पी फाइनल। इसको और एक तरीका से समझ सकते हैं कि एफ बराबर डी पी बाय डी टी। तो यहाँ बोला है कि संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर, तो आप इसको यहाँ पर गुना कर दीजिए क्रॉस मल्टीपल, एफ इंटू डी इक्वल टू डी पी, यानी कि ये आई, इसको आई लिख सकते हैं और यहाँ पर डी पी फाइनल से पी इनिशियल। ये पूरा डिपली क्लास में समझाया था आवेग संवेग परिमेय से। याद रखिएगा जो संवेग में परिवर्तन जो होता है वो बल गुना समय मतलब कि इससे परिवर्तन द्वारा किया जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में है, बोला है कि बल और समय का गुणनफल जो संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है वो कहलाता है, वो आवेग कहलाता है। यानी कि बल और समय का गुणनफल जो है संवेग में परिवर्तन के बराबर जो होता है वो ऑप्शन नंबर यानी आवेग होता है। आई बराबर डी पी ये होता है, यानी कि आई फाइनल से आई इनिशियल, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। बोला क्वेश्चन नंबर 12, बोला सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध जो करती है यह कहलाता है। सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का जो विरोध करता है वो जड़त्व के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी कि कोई अगर वस्तु गति में है तो वह गति ही करता रहेगा, अगर कोई वस्तु रुका है तो वह रुका ही रहेगा जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। अगर बाह्य बल नहीं लगाए तो यह अपनी गति में ही रहेगा, जिसके कारण वह जड़त्व उत्पन्न हो जाता है। और जो गति के जड़त्व जो लगता है उसको गतिज जड़त्व कहा जाता है, और जब वस्तु स्थिर रहता है उसको स्थिर जड़त्व कहा जाता है। स्थिर वस्तु में जड़त्व उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सभी वस्तु अपने अवस्था में परिवर्तन का जो विरोध करती है यह कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जड़त्व के अनुरूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 13 नंबर में, निम्न में से कौन सा संरक्षी बल नहीं है। संरक्षी बल किसको बोला जाता है। संरक्षी बल मान लीजिए कोई पोजीशन ए है और यहाँ पर एक बिंदु मान लीजिए बी है। कोई भी वस्तु को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य करता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। अगर इधर से ले गए तो उतने कार्य, अगर इधर से ले गए तो उतने कार्य, अगर सीधा ले गए तो यानी कि यहाँ पर जो कार्य होगा वो इक्वल होगा। यानी कि पहला देखिए घर्षण बल में यहाँ पर संरक्षी बल नहीं है। दूसरा है चुंबक बल भी संरक्षी बल नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल ये संरक्षी बल, बोला संरक्षी बल कौन सा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए घर्षण बल जो है संरक्षी बल नहीं है। चुंबक बल संरक्षी बल है जो कि पथ पर डिपेंड नहीं करता। वैसा बल जो कि पथ पर डिपेंड ना करे उसको संरक्षी बल बोला जाता है। इधरों से ले जाए तो कार्य बराबर होता है। विद्युत बल ये संरक्षी बल है, या गुरुत्वाकर्षण बल ये संरक्षी बल है, यानी घर्षण बल जो है ये संरक्षी बल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है निम्न में से कौन सा संरक्षी बल असंरक्षी बल है। इसमें यह बताना है कि कौन सा असंरक्षी बल है। असंरक्षी बल अभी बताएं कि संरक्षी बल उसको बोला जाता है जो पथ पर डिपेंड नहीं करे, और असंरक्षी बल उसको बोला जाता है जो पथ पर डिपेंड करे। जैसे यहाँ पर देखिए अंतःपरमाण्विक बल ये संरक्षी बल है, ये पथ पर डिपेंड नहीं करता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल ये भी पथ पर डिपेंड नहीं करता है। और स्थिर विद्युत बल ये भी पथ पर डिपेंड नहीं करता। ये कि दो से ले जाए इस सब में कार्य बराबर होता है।
लेकिन जो श्यान बल है ये पथ पर डिपेंड करता है, और ये दो द्रव्यों के बीच लगने वाले बल है। दो द्रव्यों के सतहों के बीच लगने वाले बल को श्यान बल कहते हैं, और ये पथ पर डिपेंड करता है, और इसलिए इसको बोला जाता है असंरक्षी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में बोला गया है निम्न में से कौन सा संरक्षी बल है। इन्हें यह बताना है कि कौन सा संरक्षी बल है। तो देखिए ए नंबर में दिया है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी ये ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ये संरक्षी बल है। घर्षण बल ये असंरक्षी बल है, और श्यान बल असंरक्षी बल है। संरक्षी बल ये बताएं कि जो पथ पर डिपेंड नहीं करता है, और संरक्षी बल जो पथ पर डिपेंड करता है। घर्षण किसको बोलते हैं, जब कोई वस्तु को ऐसे चलाते हैं उसके सतह पे जो विपरीत दिशा में, तो ये पथ पर डिपेंड किया। और ये श्यान बल दो द्रव्यों के बीच, अगर द्रव ज़्यादा गाढ़ा है तो वहाँ पर श्यान बल अधिक होगा, और जहाँ द्रव कम होगा तो वहाँ पर श्यान बल कम लगेगा, उसके विपरीत साइड में बल लगता है। ये जो दो बल है बी और ए, यानी कि घर्षण बल और श्यान बल, ये पथ पर डिपेंड करता है, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल ये पथ पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि द्रव्यमान 2 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करता है, और इस पर लगने वाला बल, ये जो है यहाँ बल का एक फॉर्मूला आप लोग न्यूटन के गति के दूसरा नियम से निकलता है ma, ये फॉर्मूला में ये वाला बैठाया है। बोला है द्रव्यमान 2 kg और ये सेंटीमीटर। सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जब दोनों को गुना करेंगे 100 न्यूटन, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी इसमें सेंटीमीटर में चेंज नहीं किया गया, सेंटीमीटर में मीटर में चेंज नहीं किया गया है, यानी 50 सेंटीमीटर यहाँ बैठा दे, और दोनों को गुना करने के बाद 100 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है, एक समान गति की अवस्था में जो त्वरण होता है वो शून्य होता है। जब एक समान गति करे तो वहाँ पर त्वरण, अगर वेग नहीं बढ़ेगा तो वहाँ त्वरण भी उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि त्वरण का जो डिफिनेशन होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोला जाता है। अगर वेग ही नहीं परिवर्तन करे तो वहाँ पर त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, यानी कि एक समान गति की अवस्था में त्वरण शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 50 न्यूटन का स्थिर मंदक बल इतना मीटर पर सेकंड के चाल से प्रारंभिक रूप से गति कर रहे हैं 10 kg द्रव्यमान के पिंड पर लगाया जाता है, कितना समय पश्चात वह पिंड रुकेगा। सबसे पहले इसमें दिया है बल 50 न्यूटन, कोई वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगा रहा है, और बल लगाता है तो उसमें जो वेग उत्पन्न होता है वो 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक ये u, ठीक है। यहाँ पर प्रारंभिक वेग जो उत्पन्न होता है वो 10 मीटर पर सेकेंड। बोला है कि यह जो वस्तु का जो द्रव्यमान है m बराबर 10 kg लगाया जाता है, कितने समय तक पश्चात वह वस्तु रुक जाएगा। यानी कि सबसे पहले आप लोग को यहाँ त्वरण निकालना पड़ेगा, त्वरण निकालने के बाद आप लोग को गति का पहला समीकरण में रखना पड़ेगा, क्योंकि गति का पहला समीकरण जो होता है v = u + at। तो त्वरण जो यानी बल दिया हुआ है और द्रव्यमान दिया है, तो यहाँ त्वरण F बराबर ma, बल 50 न्यूटन, द्रव्यमान 10 kg इंटू ए को जब फ्री करेंगे तो त्वरण जो आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का फॉर्मूला गति का पहला समीकरण। बोला है कि 10 kg का पिंड का लगाया गया है और वह कितने समय के पश्चात रुक जाएगा, यानी रुकने के दरमियान में उसका वेग जो अंतिम वेग हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, और प्रारंभिक वेग 10, और जो रुक रहा है यानी कि धीरे धीरे ऊपर त्वरण में कमी होता जा रहा है, और जब कमी तो होता है वहाँ पर मंदक बोला जाता है, और यहाँ पर त्वरण में माइनस, यानी -5 × t, में इसको सॉल्व करने पर -10 - 5t
यहाँ से यहाँ कट गया 2 सेकेंड, नहीं 2 सेकेंड के बाद यह रुक जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बोला इतना न्यूटन का बल 1 केजी द्रव्यमान के पिंड पर कार्य करता है तो पिंड का त्वरण। इसमें बोला है कि बल दिया है, ये कोई पिंड है, उस पर जो बल लगा रहा है 0.04 और न्यूटन का बल लगा रहा है, और वो वस्तु का जो द्रव्यमान है 1 केजी है, यानी m बराबर 1 केजी। और हम लोग को मालूम है कि त्वरण जो निकाला जाता है F बराबर m है, ये फॉर्मूला से। तो ये फॉर्मूला त्वरण निकालने तो फ्री कर दे, F बराबर m। बल का जो मान है वो 0.4 और जो द्रव्यमान दिया है 1 केजी, यानी कि जो वहाँ पर त्वरण जो उत्पन्न होगा वो जितना बल लग रहा है उतने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी त्वरण जो उत्पन्न होगा 0.04 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें जो दिया हुआ है ये वाला ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर न्यूटन पर केजी यानी कि न्यूटन, यहाँ पर केजी, इसको ऊपर ले जाना है न्यूटन पर केजी, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि F बराबर m ए फॉर्मूला से। इसमें अधिकतर जो एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है ये फॉर्मूला से पूछा जाता है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर वही क्वेश्चन बता दिए। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड पर 10 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है तो पिंड का त्वरण क्या उत्पन्न होगा, यानी कि पिंड में जो त्वरण क्या उत्पन्न होगा, यानी वही फिर कोई फॉर्मूला लगेगा। m का जो मान दिया हुआ है 1 केजी और यहाँ पर जो बल लगा रहा है 10 न्यूटन, F बराबर 10 न्यूटन। तो इसमें जो त्वरण कितना उत्पन्न होगा, तो ये F बराबर m ए फॉर्मूला से निकाल लेगा, यानी कि बल है 10, यहाँ पर 1 गुना ए को जब फ्री करेंगे यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर पर बी। यहाँ देखिए यहाँ पर भी 10 दिया है, यहाँ पर भी 10 दिया है। इसमें आप लोग मात्रा ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में हर जगह वो ऑप्शन दे देगा सेम और मात्रा अगर अलग दे देगा, अगर वो देखकर अगर टिक नहीं मारिएगा तो आप लोग का आंसर गलत भी हो सकता है। इसलिए आप लोग जब टिक मारिएगा तो मात्रा को भी साथ में देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में बोला है घर्षण बल की दिशा है, घर्षण बल की जो दिशा है वो वस्तु के विपरीत दिशा में लगाया जाता है, यानी कि मान लीजिए आप अगर इधर बल लगाए F बल तो उसकी सतह के विपरीत दिशा में बल लगता है, जिसको घर्षण बल बोला जाता है। ये जितना बल इधर लगाएंगे उतने बल से उधर से पीछे से उतने ही बल लगाया जाता है, नहीं तब वस्तु को आगे नहीं बढ़ने देता है। यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर ए है, वस्तु के गति की दिशा में ये नहीं होगा, लंबवत दिशा वस्तु के दिशा की ओर ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी वस्तु के गति की दिशा के विपरीत, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा, वस्तु के गति के विपरीत दिशा में बल लगाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घर्षण बल जो लगाया जाता है वस्तु के गति के विपरीत दिशा में लगाया जाता है। वृत्तीय गति से गुजरने वाले पिंड पर लगने वाला विकेंद्रित त्वरण, वृत्तीय गति से अगर वृत्तीय गति कर रहा है वहाँ पर जो अभिकेंद्री बल कितना लगेगा, वृत्तीय गति में जो बल लगता है F बराबर m a हो गया, और ये त्वरण ये वाला जो है सेंट्रीपिटल त्वरण हुआ, यानी कि एक्सलेशन क्या अभिकेंद्री त्वरण का जो फॉर्मूला होता है p²/r। तो इसको यहाँ फॉर्मूला रखिए v²/r। m और आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसका संबंध कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध, तो W = v/r। तो v को जब फ्री कीजिएगा तो ओमेगा इंटू r, यहाँ पर ही फॉर्मूला को रख दीजिए, ये r F बराबर m ओमेगा r²/r, यहाँ से ये खत्म, तो F बराबर m ओमेगा r। देखिए इसमें ऑप्शन मिल रहा है ये वाला ऑप्शन नंबर ए,
इसका ये वाला सही हो जाएगा। जब कोई वृत्तपात से गुजरता है वह जो त्वरण होता है एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि एक पिंड पर एक बड़ा बल थोड़ा समय के लिए कार्य कर रहा है। कोई पिंड है उस पर जो बहुत बड़ा बल बहुत ही कम समय के लिए कार्य कर रहा है। आरोपित आवेग निम्न में से किसके परिवर्तन के बराबर होगा। अगर कोई भी वस्तु पर बल लगाता है तो आवेग जो होता है बहुत ही कम समय के लिए जो बल लगाता है आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी कि अगर इसमें बहुत ज़्यादा बल लगाया तो वेग में परिवर्तन होगा, यानी कि वेग में परिवर्तन होगा तो संवेग में भी परिवर्तन होगा। यानी कि ये वाला आई इक्वल टू पी फाइनल से पी इनिशियल, ये वाला फॉर्मूला, यानी कि जब कोई वस्तु पर बल लगाता है तो संवेग में परिवर्तन होता है, यानी वेग में परिवर्तन होता है, द्रव्यमान नियत रहता है। द्रव्यमान नियत रहता है, अगर मान लीजिए पहला वेग भी है और अगर वस्तु पर अधिक बल लगाए तो इसका वेग बढ़ करके भी हुआ। प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग मिला देखें तो संवेग में परिवर्तन व वेग बदलने से संवेग में भी परिवर्तन होता है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है 24 नंबर क्वेश्चन में 10 किलोग्राम की एक तोप से 20 ग्राम द्रव्यमान का एक गोला 80 मीटर पर सेकंड की चाल से दागा जाता है, तो तोप का प्रतिघात वेग क्या होगा। यहाँ जो कॉन्सेप्ट लगेगा संवेग संरक्षण का नियम से लगेगा। बोल रहा है क्वेश्चन कि एक तोप है, यह वस्तु को तोप को मतलब कि गोले को फेंक रहा है, यानी जो तोप यानी इतना किलोग्राम के एक द्रव्यमान तोप, यानी कि तोप का जो द्रव्यमान है गोला का जो द्रव्यमान है वो 100 kg है। ठीक है, उसके बाद बोला है इतना केजी द्रव्यमान कि एक तोप से, यानी कि इसका जो द्रव्यमान है वो है 100 kg और इसका जो द्रव्यमान है जो गोला का जो द्रव्यमान है उसका गोला का जो द्रव्यमान है 200 ग्राम है। ठीक है, ये बोला है कि गोला को जो फेंका गया, इसको जो फेंका गया उसका वेग 80 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, बोला है अगर इधर फेंक रहा है तो न्यूटन का तृतीय नियम यह बताता है कि जितना उधर बल लगाता है उसके विपरीत में बराबर प्रतिक्रिया बल लगाता है। तो यहाँ पर एक वो भी नियम लगा और यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम, यानी कि जो प्रारंभिक संवेग था इसका और अंतिम संवेग भी बराबर होता है, यानी कि फाइनल बराबर इनिशियल माइनस। ठीक है, इसको एम कब द्रव्यमान एम भी, ठीक है, और माइनस। तो देखिए इसका द्रव्यमान दिया है 100 kg और तोप का द्रव्यमान बड़ी भी विपरीत दिशा में लगेगा, तो इसका जो द्रव्यमान है पहले केजी में चेंज करना पड़ेगा। केजी में चेंज कीजिएगा तो 0.2 kg 0.2 kg इंटू और वेग इसका जो दिया है 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और भी को जब फ्री करेंगे 0.2 इंटू 8 और यहाँ पर 100। ठीक है, अब यहाँ कटाएंगे और 4 4 और 2 और पूरा कटाने के बाद आएगा 0.4 25 100 kg, इसका 8 16 और यहाँ 100।
100 केजी का द्रव्यमान एक तोप 200 ग्राम के एक गोला 80 मीटर के चाल से दागा जा रहा है। ठीक, इसका द्रव्यमान 100 केजी, वेग, और यहाँ पर इसका जो वेग है 0.2 इंटू 80, यहाँ पर 80 लगाना भूल गए थे, पर 100। ठीक है, यहाँ पर ख़त्म, यहाँ पर हो जाएगा 100, एक यहाँ जीरो उठाए तो 100, यहाँ से ये ख़त्म के बाद पूरा अगर करें तो 16, 100, 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करें तो 100 से गुना सेंटीमीटर में आंसर, नहीं ये वाला ऑप्शन, सेंटीमीटर में अगर चेंज करें तो 0.1 इंटू 100, यानी कि 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले इसको क्या करना है कि ये वाला संवेग, ये वाला फॉर्मूला लगा लेना है, ये वाला संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, और ये बड़ी भी का मान निकालना है, छोटी भी यहाँ रखना है, ये 80, और इसको इधर पूरा सॉल्व करने के बाद आप लोग का आंसर जो आएगा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में आंसर दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में जो आंसर आएगा वो 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यानी कि जो गोला जो पीछे जाएगा उसका जो वेग होगा वो 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड के वेग से जाएगा। 25 नंबर, 10 ग्राम का द्रव्यमान एक पिंड, एक कॉर्क पानी पर तैरता है। कॉर्क पर क्रियाशील नेट बल, यानी कि कोई पानी है यहाँ पर, इस पर जो वस्तु तैर रहा है वो 10 ग्राम, 10 ग्राम। सबसे पहले इसको केजी में चेंज कीजिए तो 0.01 केजी। इसको, यानी यहाँ पर जो बल लग रहा है, एक यहाँ पर तैर रहा है, एक कॉर्क यहाँ पर तैर रहा है, उसके नीचे आप लोग को मालूम है कि mg लगता है, तो mg जो बल लगता है वो m का मान कितना 0.01 इंटू 10, g का मान जो होगा वो 10 होगा, तो यहाँ पर 0.1 यानी ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा वो, अगर उधर से ले जाएं 10 पॉइंट माइनस 10 न्यूटन, 10 पे पावर माइनस 2 न्यूटन। फिर एक बार समझाते हैं, यहाँ एक 10 ग्राम का कोई वस्तु रखा हुआ है, 10 ग्राम का द्रव्यमान के एक पानी पर तैर रहा है, यानी कि इसको जब चेंज करेंगे केजी में तो 0.0 केजी, ठीक है, यानी कि केजी में सीधा चेंज करें तो इसको 10 गुना 10 पे पावर माइनस 3 घात, ठीक है। उसके बाद इसको नीचे लाएंगे तो इस पर जो बल लगेगा 10 गुना 10 पे पावर माइनस 3 इंटू 10 पे पावर 3, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो 10 न्यूटन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26 बोला है, दो पिंडों के बीच कार्यरत घर्षण बल, दो पिंडों के बीच जो कार्यरत घर्षण बल है जो अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है, दूसरा है अभिलंब प्रतिक्रिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तीसरा है द्रव्यमान के समानुपाती होता है, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर मान लीजिए ये वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा, इसका अभिलंब जो प्रतिक्रिया बल जो लगेगा वो अधिक होगा, और वस्तु यानी कि जितना अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा वो घर्षण बल उतना ही अधिक होगा, यानी कि अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो बोला है कि एक कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ पर वेग v से गतिमान है, तो अभिकेंद्रित त्वरण जो होता है v² r, यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 बोला है कि एक जेट इंजन
किसके संरक्षण से संबंधित है? जेट इंजन जो संरक्षित है वो रेखीय संवेग से संरक्षित है, यानी कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी रेखीय संवेग। क्वेश्चन नंबर 29 बोला है कि m द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से एक दीवार से टकराती है। m द्रव्यमान का एक वस्तु v वेग से दीवार से टकराती है, ठीक है, और उसी गति के प्रक्षेपित होती है, और उसी गति से वह प्रक्षेपित होती है, तो संवेग में कितना परिवर्तन हुआ? इधर से जो संवेग गया वो m भी हुआ, उधर से जो आएगा संवेग m भी आएगा, यानी संवेग परिवर्तन जितना वेग उधर गया उतना, यानी कि इस पर जो बल लगेगा माइनस बी से परिक्षेपित हुआ, संवेग में जो परिवर्तन हुआ माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 30 kg द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर का एक त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होती है? यानी कि m जो है वो 30 kg है और त्वरण जो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसमें भी बोला है कि कितना बल लगाना पड़ेगा इतना मीटर, तो यहाँ दोनों को गुना करने के बाद 120 न्यूटन, नहीं इनमें से कोई नहीं होगा, तो 6 kg बोला गया है। और बोला है 6 kg, तो 6 इंटू एम बराबर एम है 6 इंटू 4 यानी 24 kg का द्रव्यमान, 24 kg का न्यूटन बल लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी 24 न्यूटन। ठीक है, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करें, आप लोग अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।